अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 88 कैप 5 का स्टार्ट हो गया। खामोश हो जाएं बेटा, खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। आप भी क्लास में ही हैं जी। ज़रा पेज नंबर 349 पे आएँ। क्वेश्चन नंबर 3 है। कल हमने बात शुरू की थी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग पर, ठीक है जी। उसका एक और सवाल करते हैं। आज इंशाल्लाह 2:15 ऑनवर्ड्स आपकी नॉर्मल एक एक्स्ट्रा क्लास है, लेक्चर 89 होगा, जिसके अंदर बीच में ना बोला करो, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम ये प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग को रीवैल्यूएशन मॉडल के साथ देखेंगे। अभी कॉस्ट मॉडल चल रहा है, अभी ये सवाल भी कॉस्ट मॉडल का है, फिर IS 1037 के बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर शाम वाली क्लास में रीवैल्यूएशन मॉडल प्लस IS 37 के कुछ रीस्ट्रक्चरिंग और रीइंबर्समेंट, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं IS 37 के, जिसमें से रीइंबर्समेंट आज वाले लेक्चर में हमने करना है और रीस्ट्रक्चरिंग शाम वाले में इंशाल्लाह, ठीक है। और अभी कॉस्ट मॉडल रिवाइज़ करके फिर शाम को रीवैल्यूएशन मॉडल भी करना है। मैंने कहा प्लान शेयर कर दूं। अच्छा जी, अकाउंटिंग एंट्रीज़ करनी है किसी एक साल की, मैं एक साल की बात नहीं करता, फ़िलहाल सारी वर्किंग तो कर लें। 17 की एंट्रीज़ करनी है। अ कंपनी हैज़ इंस्टॉल्ड एन ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट, अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ एज अंडर। It is purchased and installed on यक्कम जनवरी 13 when prevailing market rate was 10%। तो यक्कम जनवरी 13 को इसको परचेज और इंस्टॉल किया गया। इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट 230 मिलियन है और साइट रिस्टोरेशन वुड कॉस्ट 140 मिलियन। यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट इज़ 12 साल एंड कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू एस्टिमेट इट्स प्लांट एंड मशीनरी टू मेजर इट्स प्लांट मशीनरी यूजिंग, ये शाम में रिवैल्यूएशन मॉडल हो जाएगा। खैर, ऑन 30 जून 17 कुछ हो रहा है, उसूल आज बना रहे हैं। 30 जून 17 पर पहले पहुंच तो लें, पहले 30 जून 17 पे पहुंचेंगे, फिर देखेंगे 30 जून 17 पर हुआ क्या है, फिर वैसे हमने 31 दिसंबर 17 तक भी जाना है। ओके, चलें। अब यक्कम जनवरी 13 से 31 दिसंबर 16 तक मेरे ख्याल में हम जंप करके आ सकते हैं। क्या ख्याल है, आ सकते हैं? उसके बाद फिर 6 महीने की डेप्शन अलग से चार्ज करनी ज़रूरी है। वैसे तो हम यक्कम जनवरी 13 से 31 दिसंबर 13, 14, 15, 16 और आधा 17, 4.5 साल भी जंप कर सकते हैं। पर मसला ये है कि 17 वाले साल की जर्नल एंट्रीज़ उसने मांगी है, तो पहले 6 महीने जो होना है उसकी जर्नल एंट्री ज़रूरी है। इसलिए मैं 31 दिसंबर 16 तक पहले आऊँगा जंप लगा के। उसके बाद फिर 30 जून 17 पे आएंगे और फिर देखेंगे कि हुआ क्या। ठीक है, शुरू करें जी काम। तो यक्कम जनवरी 13 को अपना रूटीन का काम करते हैं और फिर 31 दिसंबर 16 पर जंप लगा के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 349 पर। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड और प्रोविजन। शाम वाली क्लास में इन दोनों के दरमियान में सरप्लस और PNL भी आ जाएगा। रिवैल्यूएशन मॉडल है ना, ठीक है जी। किस दिन हमने एसिड खरीदा है? यक्कम जनवरी 13 पर। इसकी कॉस्ट में कैश कितना पे किया? 230 मिलियन। लेकिन इस दिन अंदाज़ा है कि इसको जो हमने लाइफ के एंड पे डी इंस्टॉल करना है, उसका अंदाज़ा एक है हमारे पास कि 140 मिलियन रुपीज़ जो है वो मज़दूर मांगेंगे जब इसकी लाइफ ख़त्म होगी। लाइफ कब ख़त्म हो रही है? 12वें साल के एंड पर हमें इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा और साइट को रिस्टोर करना पड़ेगा। तो इस काम के लिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर उसको ऐड करने का तरीका कल सीखा था, ठीक है। तो कितने रुपए मज़दूर मांगेंगे, कितने साल बाद, और क्या डिस्काउंट रेट है? -12। क्या आता है आंसर? 44.6। ये 44.6 आपने ऐड कर देना है और प्लांट की एसिड की कॉस्ट हो जाएगी 74.6। डन जी। अब यहाँ से
हर साल की वर्किंग करके पागलों की तरह 31 दिसंबर 16 पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है 4 साल की इकट्ठी। कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, 274.6 डिवाइडेड बाय लाइफ 12 साल, ये आ गई 1 साल की डेप्रीसिएशन। अब यकम जनवरी 13 से 31 दिसंबर 13, 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 15 और 31 दिसंबर 16, 4 साल। कितनी डेप्शन आपकी? 91.5। ये करके बुक वैल्यू बताएं। 183.1। ये जनाब हम जंप लगाकर आए 31 दिसंबर 2016 पर। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब अगली बात, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग निकालने के लिए तो हम पहले क्लोजिंग निकाला करते हैं, ऐसे ही है। तो क्लोजिंग अब निकालते हैं तो 140 वाले अंदाजे में कोई चेंज नहीं, सवाल ने कहा कि हो रही है, ऐसे ही है। 140 इंटू, अब हम यकम जनवरी 13 को जो हमने प्लांट इंस्टॉल किया था तो 31 दिसंबर 16 तक कितने साल हम गुजार चुके? 4 साल। जिस लाइबिलिटी से हम यकम जनवरी 13 पर 12 साल दूर थे, 4 साल गुजरने के बाद अब कितने दूर हैं? तो 1.1 रेज़ टू पावर। ये तरीका इसलिए हमने अपनाया था, बहुत सारी चीज़ों में अब हमें जो है वो मसला नहीं रहेगा। ठीक है जी, बोले 65.3। क्या इस डेप्रीसिएशन की एंट्री में कर सकता हूँ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट? कर सकता हूँ ना? नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि ये 4 साल की डेप्रीसिएशन है, किसी 1 साल का तो एक्सपेंस है नहीं। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत मुझे है भी नहीं थी, एंट्री करनी नहीं है, सिर्फ लिखना इसलिए पड़ा कि हम एसेट की बुक वैल्यू बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, क्लोजिंग वैल्यू जो है वो बैलेंसिंग निकालते हैं आफ्टर डेप्रीसिएशन। क्या ख्याल है? इसी तरह से यहाँ पर मैं इंटरेस्ट बैलेंसिंग क्यों निकालूं? क्या मैं उस इंटरेस्ट की एंट्री कर सकता हूँ? वो तो किसी 1 साल का इंटरेस्ट है नहीं। चलो माना डेप्रीसिएशन को तो आप डिवाइड बाय 4 करके शायद निकाल भी ले, क्या इंटरेस्ट भी डिवाइड बाय 4 करके बराबर बराबर हर साल आएगा? ये तो हो नहीं सकता, एंट्री की ज़रूरत भी नहीं है, मैं बैलेंसिंग फिगर ही नहीं निकालता। बात समझ आई? यहाँ पर बैलेंसिंग, यहाँ पर क्यों ये डेप्रीसिएशन की फिगर लिखनी पड़ी? क्योंकि बुक वैल्यू ने बैलेंसिंग निकलना था। यहाँ पर हमने बुक वैल्यू ही निकाली है, पहले कैरिंग वैल्यू ही निकाली है, बुक वैल्यू की बजाय कैरिंग अमाउंट लिखें, ज़्यादा अच्छा लफ्ज़। ज़रा आप वैसे लाइबिलिटी की बुक्स के अंदर नजर आने वाली वैल्यू को बुक वैल्यू ही कहते हैं, लेकिन चलो आपको ज़रा तसल्ली हो जाए। ठीक है, हमारे एसेट्स की कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए डेप्शन माइनस करनी थी, लेकिन लाइबिलिटी की प्रोविजन की तो हम कैरिंग अमाउंट ही निकालते हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है इसको लिखने की? क्योंकि मैंने इस साल की एंट्रीज नहीं करनी है, मैंने एंट्री सिर्फ कौन से साल की करनी है? 2017। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अब अभी भी 30 जून 17 को जाके ओपन करके नहीं देख लेना कि क्या हो रहा है, उसूल याद रखो। 30 जून 17 पर ओपन करके ना देख लो कि क्या हो रहा है, पहले 30 जून 17 पे पहुंचो। ठीक है, तो 30 जून 17 पर पहुंचने के लिए हमें 6 महीने की डेप्रीसिएशन मजीद करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने कहा था डेट साथ ना लिखा करो डेप्रीसिएशन निकालते हुए, वरना गड़बड़ कर जाते हो आप। ठीक है, बाद में लाइफ वगैरह निकालते हुए जी। तो डेप्रीसिएशन 274.6, सॉरी यहाँ पर इंटरेस्ट तो लिखा ही नहीं, निकाला भी नहीं, बस रहने दो। ठीक है, बाहर लिख तो दिया मैंने कि इंटरेस्ट भी निकलता है, लेकिन हमने निकाला नहीं, ज़रूरत नहीं थी हमें। ठीक है, और अगर पिछले सारे सालों की एंट्रीज वो मांगता तो ये शॉर्टकट मैं नहीं लगा सकता था, फिर मुझे हर साल का इंटरेस्ट अलग से निकालना पड़ता। ठीक है, हाँ, जंप करके मैं लाइबिलिटी की क्लोजिंग पे तो पहुंच गया हूँ। ठीक है, और इसी को आगे लेकर चलना है। ठीक है, तो 274 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6/12 जी, कितना आंसर? 11.4। ठीक है जी, ये करने से मेरे पास कैरिंग अमाउंट 171.7 आ गई। ये कैरिंग अमाउंट मेरी किस दिन की है? अब लिख लें, 30 जून 17। सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, 30 जून 17 पे मेरा एसेट तो पहुंच गया है, लेकिन 30 जून 17 पे अभी तक मेरी लाइबिलिटी प्रोविजन नहीं पहुंची, उसको भी पहुंचाओ। उसको पहुंचाने का तरीका आपको पता है, अलग है हमारा। ठीक है, अब 140 में तो कोई चेंज नहीं है, 1.1 में भी कोई चेंज नहीं है। अब यकम जनवरी 13 से 31 दिसंबर 13, 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16 और 30 जून 17, कितने साल? तो मैं अपनी लाइबिलिटी से 4.5 साल करीब हो गया। दूर कितना रह गया?
12 में से 4.5 माइनस करो तो 7.5 जी 68.5। अब बैलेंसिंग बिल्कुल इंटरेस्ट निकालें, क्योंकि ये एंट्री तो हम कर भी सकते हैं 6 महीने का इंटरेस्ट फॉर द ईयर, या और ये मांगी भी हुई है जी 3.2। यहां तक कोई मसला? क्योंकि हमने इसको 140 तक पहुंचाना है, 12 साल बाद मजदूरों ने 140 रुपये लेने हैं, हमने उसको वाइंड करके इधर रखा था, ये अनवाइंडिंग चल रही होती है। हम कहते हैं कि जी ऐसे 12 साल के एंड पर 140 लेने, इसकी खींच के वैल्यू आज निकाली हमने 44.6 इधर। क्या इसी पे पड़ा रहे प्रोविजन? 12 साल बाद फिर इसको डेबिट करके कैश 44 क्रेडिट करना है? नहीं। तो फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, जैसे हम वो कंसोलिडेशन के अंदर करते थे सऊदी किंग को दिए जाने वाले पैसे, ठीक है ना। ये जो वक्त गुजरने के साथ साथ लायबिलिटी का सिर्फ वक्त गुजरने की वजह से जो बढ़ रही है, ये दरअसल वही महंगाई का असर है जिसको हमने डिस्काउंट रेट के साथ कम किया था, तो उसी के हिसाब से इसको इंटरेस्ट कहते हैं, इसी को इंटरेस्ट कहते हैं। वक्त गुजरने के साथ लायबिलिटी का सिर्फ वक्त गुजरने के साथ बढ़ना, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ओके, अगर कोई और चेंज दरम्यान में ना आए तो आप लेकर जाएं इसको 12 साल के एंड तक, ये 140 ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा 140। जिसको आपने वाइंड करके रखा है, इसी को अनवाइंड करते आ रहे हैं। बल्कि आपने ट्राई करना है अगर, तो आप यहाँ पर जाकर कर लें 140 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर। अब कितने दूर रह गए आप? -0 हो जाएगा। कर लो, चेक कर लो, ये होगा ना। 12वें साल के एंड पे आप लायबिलिटी से कितने साल दूर हैं? 0 साल दूर हैं। कर लें तसल्ली। तो अल्टीमेटली यहीं पे ही पहुँचना है। इसी को तो बेटा डिस्काउंट किया, तो सिंपल सी बात है जी। वेयर इज द डस्ट? फ्रैक्शन को छोड़ें, पहले डस्टर का। अच्छा, डस्टर छुपा कर रखा हुआ है आपने, हैं जी? बेटा बोले। बेटा इंटरेस्ट ही होता है, यही तो इंटरेस्ट है। आपने आज एक चीज़ 100 रुपये के अंदर ख़रीदी है, ठीक है, उसके पैसे आपने 3 साल बाद देने, तो क्या 100 ही देंगे? अगला ज़्यादा लेगा ना। क्यों ज़्यादा लेगा? वो कहेगा जी पिछले वो 2 साल 3 साल पहले वाला 100, आज वाला तो 100 नहीं है। तो ये इंटरेस्ट ही होता है, और क्या। अच्छा जी अब मामला देखते हैं कि हुआ क्या है जी। जो 30 जून 17 पे हम आए हैं बागम बाग, ये 30 जून 17 पे हो क्या रहा है, ज़रा चेक करें क्या हो रहा है। क्या कह रहे हो? क्या हुआ? ओ, मजदूरों ने तो कड़ाके निकाल दिए हमारे। अब अगर कोई एस्टीमेट चेंज ना होता तो 140 तक पहुंचते हम बेटा, लेकिन अब ये मसला आया ना बीच में। मिनिमम वेजेस बढ़ गई, हमने जिसकी बेस पर शायद अंदाज़ा लगाया हुआ था 12 साल बाद, वही चेंज हो गया। कोई बेसिस बन सकती है। मजदूरों ने आकर कहा भाईजान नहीं, आसपास रिस्टोरेशंस हो रही हैं, रेट बढ़ गए हैं, मजदूर ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। जो भी है, हमें तो ये नहीं प्रैक्टिकली देखना, हमें तो सवाल के अंदर गिवन होगा। मजदूरों ने कहा है कि जी हम 140 वाली बात अब भूल जाएं, 210 रुपये लेंगे। अब 30 जून 2017 पर एक लाइन खाली छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे जी? रिवाइज्ड। अब एक आदत आज बना लें, हम इसको ब्लू रखें, क्योंकि रात कह रहा हूँ, शाम को जो क्लास होनी है रात नहीं पढ़ेगी इंशाल्लाह, नहीं पढ़ेगी, टेंशन ना लें, ठीक है। तो शाम को जो क्लास होनी है, उस क्लास को 2:15 से इंशाल्लाह 4:15 तक ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। 4:15 4:30। अच्छा, वो जो सुन लेना प्लीज़, उस क्लास के अंदर आपको रीवैल्यूएशन भी नज़र आएगी। ये चेंज इन एस्टीमेट है, साथ ही रीवैल्यूएशन, दोनों चीज़ें चलेंगी साथ के साथ। तो रीवैल्यूएशन को रेड मार्कर शाम को यूज़ करवाऊंगा। फिलहाल रिवाइज्ड बुक वैल्यू, यानी जब चेंज इन एस्टीमेट होगा तो उसको ब्लू मार्कर यूज़ करेंगे। कल भी शायद किया था, शायद ना किया हो। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकलने लगी है जी। और रिवाइज किसकी कैरिंग अमाउंट हो रही है? एसिड की छेड़छाड़ हुई है या प्रोविजन की छेड़छाड़ हुई है? प्रोविजन की छेड़छाड़ हुई है ना, तो उसी को रिवाइज करके पहले निकाल लेते हैं। अब मुझे बताओ, क्या रेट बदला? क्या टाइम बदला? नहीं। ना वक्त बदला, ना जज्बात बदले, हालात बदल गए। मतलब एक चीज़ बदल गई, प्रोविजन बदल गई, ठीक है जी। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, सिर्फ इसका बदलना इंटरेस्ट है। वक्त गुजरने की वजह से लायबिलिटी का बढ़ना, सिर्फ ये इंटरेस्ट है।
उसके अलावा लायबिलिटी दो वजूहात की बिना पर बदल सकती है। मजदूर पैसे ज़्यादा मांग लें या कम कर दें। डिस्काउंट रेट जो यूज़ कर रहे हैं ये भी तो उसी ये महंगाई के हालात की वजह से ये डिटरमिन हो रहा होता है। मार्केट का डिस्काउंट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए या एस्टीमेट ऑफ साइट रिस्टोरेशन चेंज हो जाए, ये दो ही चीज़ें हैं जो प्रोविजन चेंज कर सकती हैं। अदर देन टाइम, इसी वक्त खड़े खड़े प्रोविजन कैसे बदल सकती है? डिस्काउंट रेट बदल जाए या एस्टीमेट ऑफ साइट रिस्टोरेशन बदल जाए, इसको एस्टीमेट चेंज कहते हैं। और जो वक्त का बदलना है वो प्रोविजन में जो असर डालता है वो एस्टीमेट चेंज नहीं है, वो इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमारे मजदूरों ने क्या कह दिया जी? 210 रुपये हम मांगेंगे। हाँ जी, 102.7। अब लाइबिलिटी 68 से बढ़ के 102 हो गई। लाइबिलिटी बढ़े तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, डेबिट होती है? तो लाइबिलिटी का ये जो क्रेडिट है ये एक्सपेंस को डेबिट करें, ये एसेट को डेबिट करें। मैं आपको बताऊं पूरे IAS 37 के अंदर ये स्पेशल प्रोविजन है। बाकी सारी प्रोविजंस जो हैं वो एक्सपेंस P&L में डेबिट होती हैं, बाकी सारी प्रोविजंस P&L में डेबिट होती हैं। ये वाहिद प्रोविजन है जो एसेट में डेबिट होती है। ठीक है ना? तो ये प्रोविजन जो बढ़ी है इसका बढ़ना एसेट को हिट करेगा, कल को ये कम हो जाएगी तो ये एसेट को ही कम करेगी, चेंज इन एस्टीमेट। ठीक है, सही है ना? तो कितना आता है जी? ये 34.2 जो है ये प्रोविजन में आपने क्रेडिट किया तो एसेट के अंदर इसको कर दो डेबिट। मैंने आपको कहा था कल भी कि 140 की पीवी अगर एसेट में ऐड की थी तो आज अगर 140 से बढ़कर 210 हो गया तो ये जो एडिशनल 70 है, इस एडिशनल 70 की पीवी भी कहाँ ऐड होनी चाहिए? उसी एसेट में ही होनी चाहिए। शाम वाली क्लास में ये ऐसा नहीं हो पाएगा रिवैल्यूएशन मॉडल में, फिलहाल कॉस्ट मॉडल चल रहा है। ठीक है जी, बोलें। ये हमने बैलेंसिंग निकाला 20 और ये क्या है जी? चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट। और मैं छोटा सा यहां पर लिख लेता हूं इंक्रीज इन प्रोविजन। ये खुशी की बात होती है या गम की बात होती है? लेकिन ये खुशी हो या गम हो, ये वाहिद वो खुशी या गम है प्रोविजन का जो एसेट को हिट करता है। ये एक्सपेंस P&L में नहीं जा रहा। ठीक है तो गम की बात, लायबिलिटी बढ़ गई लेकिन उधर से हमारा एसेट बढ़ा है और वो एसेट फिर ज़्यादा डेप्रिसिएशन का मूजिब बनेगा फ्यूचर ईयर्स में। अल्टीमेट स्लोली गम की ही बात, अल्टीमेटली स्लोली गम की बात। अच्छा जी, यहाँ तक को मसला है तो बताएं। अब जनाब अगला काम क्या करना है हमने? तो ये जनाब चेंज इन एस्टीमेट ब्लू आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद अब दोबारा से चीज़ें चल पड़ेंगी आगे, फिर यहाँ तक कि फिर कोई नवा चांद न चढ़ा दें मज़दूर। तब तक के लिए इजाज़त नहीं चाह रहा, मैं आगे डेप्शन कर रहा हूँ। तो डेप्रीसिएशन के लिए वही वाली बात, डेट पहले नहीं लिखनी। रिवाइज्ड बुक वैल्यू 205.9 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है? जिस दिन एस्टीमेट चेंज हुआ है। असल में ना यहाँ पर अगर मैं 31 दिसंबर 17 लिख दूँ ना तो बच्चे 31 दिसंबर 17 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं। हालांकि बात ऐसी नहीं है, बात ये कि ये वो अमाउंट है जिसने अभी डेप्रीशिएट होना है। तो ये अमाउंट किस दिन पड़ी हुई है? जैसे स्टार्ट में भी आप 1 जनवरी 13 वाली इस कॉस्ट को डेप्रीशिएट करते थे अगर 31 दिसंबर 13 के ऊपर, तो आप डिवाइडेड बाय 12 करते थे, ना कि डिवाइडेड बाय 11 कर देते थे। पहला साल गुजर गया तो 1 साल कम कर दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तो एस्टीमेट चेंज के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी होती है, तो इसलिए डेट ना लिखा करें, गलती लग सकती है। ठीक है, अब 30 जून 17 तक कितने साल गुजर गए? 1 जनवरी 13 से 30 जून 17 तक 4.5 साल गुजर गए। 12 में से 4.5 गए तो बाकी रिमेनिंग, तो 7.5। क्यों? तो 7.5 ऑटोमेटिकली ये कर नहीं देता। ये बात पहले कभी हुई क्लास में? हुई है पहले क्लास में। मिसाल के तौर पे 90 रुपए का एसेट है, ठीक है जी, और इसकी चलो 90 का ही एसेट है, ठीक है, और इसकी लाइफ जो है वो 2.5 साल है। तो मैंने इसको 90 डिवाइडेड बाय 2.5 किया। बोलो कितना आता है? 36 की डेप्शन इधर निकल गई, फिर 36 की इधर चली गई, और फिर यहां पर आखिरी साल पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं होना, 2.5 को 6/12 करना पड़ेगा। जब आप ईयर से डिवाइड करते हैं तो ईयरली डेप्रिसिएशन ही आती है। ये 2.5 करने से कोई 6 महीने, 9 महीने, 3 महीने की डेप्रिसिएशन निकल आती। ईयर से डिवाइड कर रहे हो तो ईयरली डेप्रिसिएशन ही निकलेगी।
तो 7.5 से डिवाइड करने पर ईयरली डेप्रिसिएशन निकली है, इसको 6/12 करना मत भूलिएगा, ठीक है। इंटू 6/12 आंसर 13 अच्छा ये काम तो हो गया, बुक वैल्यू निकाल दो 192.2। ये कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट लिख रहे हैं आज हम 30 जून 2017। जी बेटा सॉरी 31 दिसंबर 2017। बुजदार चुप कर जाओ, ठीक है जी। और उसके बाद प्रोविजन के लिए तुम भी चुप कर जाओ, ओके सॉरी आप चुप कर प्लीज। जी बेटा 210 अपनी जगह कायम है, अब 1.1 अपनी जगह कायम है, लेकिन अब ये हाँ वो देखो 31 दिसंबर 17, यकम जनवरी 13 से 31 दिसंबर 17 तक 5 साल गुजर गए, 12 में से 5 गए तो 7। हम अपनी लाइबिलिटी से अब सिर्फ 7 साल दूर हैं। प्रोविजन जिस दिन हमने लाइबिलिटी हमने जिस दिन पे करनी है, तो -7 किया जी 107 पॉइंट। अब देखो ना कोई एस्टिमेट नहीं बदला, सिर्फ वक्त बदल गया। वक्त बदलने से जो ग्रोथ आई प्रोविजन में, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। तो बैलेंसिंग 5.1 ये जनाब हमने इंटरेस्ट लिखा। सोल्यूशन में से एंट्रीज देखेंगे, लेकिन पहले देख लें इधर 17 की एंट्रीज मांगी है उन्होंने, 17 की एंट्रीज। तो ये तो 16 तक कहानी खत्म होगी। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 11.4, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट 3.2, एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, चेंज इन एस्टीमेट, प्रोविजन बढ़ी एसेट बढ़ गया, कल को कम हो जाए तो एसेट कम कर देंगे, नो इश्यू, ठीक है। और फिर डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 13.7, एसेट बढ़ गया, डेप्शन भी बढ़ गई अब, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। देख लें अगले सफ़े पे इसकी एंट्रीज हुई पड़ी। अच्छा जी वो मैं बना देता हूँ। P&L के अंदर क्या नजर आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस 3.2 प्लस 5.1, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 11.4 प्लस जी 25.1। बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में हमारा एसेट, पता नहीं क्या नाम था एसेट का, हमने एसेट लिखा हुआ है, ये 192.2 पे नज़र आएगा। और आगे ये एसेट्स के अंदर प्लांट है, प्लांट, चलो प्लांट लिख दो, मैं एसेट के अंदर PPE लिख दें, प्लांट लिख दें, 192.2 आ गया। और लाइबिलिटीज़ के अंदर हमारी प्रोविजन नज़र आएगी 107.8। हाँ जी अच्छा जी। अब IAS 12 में अगर ये एडजस्टमेंट आ जाए तो क्या करेंगे, सोच के बताएं। वेरी सिंपल, P&L को उल्टा देंगे, हमारा इंटरेस्ट और हमारे रूल्स वाली डेप्शन। बड़ी अहम बात कर रहा हूँ बेटा, आप लोग आपस में बातें कर लें बेटा, इनको तरह बताएं ज़रा, बड़ी अहम बात हो रही है प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। IAS 12 आ गया है, आपको पता ही नहीं है। IAS 12 अगर अप्लाई हो जाए इस एडजस्टमेंट पे, तो सबसे पहले हमने जो अकाउंटिंग में किया उसको उल्टा देंगे, P&L को उल्टा देना है, हमारा इंटरेस्ट, हमारे रूल्स वाली डेप्रिसिएशन, ये उल्टा देंगे, जो भी होगा वो देख लीजिएगा, उल्टा देंगे। और टैक्स रूल्स वाली डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में, कैरिंग अमाउंट में ये दोनों चीज़ें आएंगी। टैक्स बेस के अंदर प्लांट की टैक्स बेस इससे डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि उनकी अपने रूल्स वाली डेप्शन है, और प्लांट ये प्रोविजन की टैक्स बेस ज़ीरो होगी क्योंकि टैक्स वाले प्रोविजंस को नहीं मानते, इसीलिए टैक्स वालों की कॉस्ट भी अलग होगी, वो उसी 230 को लेकर चल रहे होंगे और उसी को अपने रूल से डेप्रिशिएट कर रहे होंगे।
तो इंशाल्लाह अब मंडे को इस एडजस्टमेंट को देखेंगे। एक सवाल हम रोज़ वाला छोड़ कर आए, उसके अंदर एक एडजस्टमेंट थी इसकी, वो ब्लैक ब्लू करके काम चला गया था हमने, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। शाम को टाइम मिल गया शाम को ही कर लेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह मंडे को वो लाजमी करेंगे। पर करेंगे क्या वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अकाउंटिंग वाला काम उल्टा देंगे, हमारी डेप्रिसिएशन हमारा इंटरेस्ट उलट जाएगा, टैक्स रूल्स वाली डेप्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। कैरिंग अमाउंट ये दोनों होंगी, टैक्स बेस प्रोविजन की नील होगी और टैक्स बेस एसेट की टैक्स बेस टैक्स रूल्स के हिसाब से होगी, यार इंसान मान, ठीक है जी। चलो जी ठीक है जी, हम इंशाअल्लाह आपको मैं बताता चलूँ। छोटा सा एक सवाल है, शायद ये करें, इसके अंदर वो लोग जो है ना रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ये देखें, तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, लेकिन इस पर लगेगा यही कोई 45 मिनट्स लग जाएंगे इस पर। उसके बाद फिर हम रीस्ट्रक्चरिंग भी फाइनल करेंगे। अगर आज अभी क्लास में इसमें टाइम मिल गया तो रीस्ट्रक्चरिंग की बुनियाद तो मैंने इंशाल्लाह डाल ही देनी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज हम करने लगे हैं इस वक्त वो रीइंबर्समेंट है। पर उससे भी पहले ज़रा कुछ उधार बाकी है, वो पूरा कर लें। एग्जाम्पल 4 पढ़ी आपने भाई, यहाँ तक को मसला, ये 2A 2B पढ़ लिया था, कोई मसला तो नहीं आया इसमें। चलें अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे एग्जाम्पल शुरू हो रही हैं, फ़िलहाल चलें 4 तो ज़रा ऐसे ही पढ़ लें, फिर 5A 5B नहीं, 6 जो है वो असल में तो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट 6 ही है जी, समझ अभी आएगी इंशाल्लाह, टेंशन मत कवा। फिर 7 उसी जैसी ही है, फिर 11 भी उसी जैसी ही है। 11A दी थी, अभी हो जाती है। रिफंड पॉलिसी, अ रिटेल स्टोर हैज़ अ पॉलिसी ऑफ रिफंडिंग परचेजेस बाय डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स इवन दो इट हैज़ अंडर नो लीगल ऑब्लिगेशन टू डू सो। इट्स पॉलिसी ऑफ मेकिंग रिफंड्स इज जनरली नोन। हाँ जी, क्या करे जी ये, कहता है जी एक रिटेल स्टोर है वो रिफंड पॉलिसी को अपनाए हुआ है। जो भी डिससेटिस्फाइड कस्टमर आता है वो उसे कहता है कि जी सुन्नत तरीका यही है कारोबार का, मैं वापस कर दूंगा आपकी चीज़, कोई मसला नहीं, रिफ़ंड कर देता है। हालांकि उसने किसी ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लिख कर भी नहीं दिया हुआ या लीगल कोई ऑब्लिगेशन किसी भी किस्म की उसके ऊपर नहीं है, लेकिन वो जाना जाता है इस नाम से पूरे इलाके में, पूरी मार्केट में, कि वो जो दुकानदार है ना, अगर कोई बंदा डिससेटिस्फाइड हो वापस जाए तो वो उसको रिफ़ंड कर देता है। तो क्या करें जी, लीगल ऑब्लिगेशन है नहीं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, क्योंकि पास प्रैक्टिस की वजह से उसने जो है वो नहीं है, उसकी कोई उसकी जो कोई रिटर्न पब्लिश पॉलिसी भी नहीं है, कोई करंट स्टेटमेंट भी नहीं उसने दी हुई, लेकिन पास प्रैक्टिस की वजह से अगलों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन जो है वो डेवलप हो चुकी है। वो ये जो पॉलिसी है ये जनरली नोन है, मतलब ज़बान ज़द्द आम है। क्या नाम है तुम्हारा? सनाउल्ला स्टोर्स पर जाएं, आपको जो भी आप चीज़ नहीं पसंद आई है, आप नहीं सेटिस्फाइड है, आप जाके वापस करें, वो आपको पूरा रिफ़ंड कर देते हैं। ऐसे हैं वो लोग, ऐसे हैं वो लोग। अब ये सारी मार्केट में मशहूर है, हर जगह पे ये मशहूर है, तो आप भी अंदर ही अंदर, अब क्योंकि आपकी पास प्रैक्टिस है जिस वजह से आपने वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप की हुई है। मैं भी कोई चीज़ खरीद के लाया हूँ ना वहाँ से, अब अगर मैं डिससेटिस्फाइड हूँ तो मैं भी यही लेकर उम्मीद आपके पास आऊँगा, कहूँगा भाईजान आप रिफ़ंड कर ही देते हैं। अगर आप कहोगे ना नहीं, तो मैं कहूँगा यार कैसे आदमी हो यार, ऐसे नाम तो इतना बना हुआ है तुम्हारा। तो नेचुरल होता है ये, अगर आपकी एक पास प्रैक्टिस है तो फिर आप उसको ऑनर करते हैं, ठीक है। तो भाई इस केस में क्या करेंगे, ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है, वो तो सेल ही है, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन को ये क्या कह रहा है जी, गिव्स राइज टू कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बिकॉज कंडक्ट ऑफ स्टोर हैज़ क्रिएटेड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन पार्ट ऑफ इट्स कस्टमर, देयरफॉर आउटफ्लो इज़ प्रोबेबल। अगर रिफ़ंड होना है तो उसका आप प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो, एक एस्टीमेट लगाओ कि कितना रिफ़ंड आ सकता है और आज ही उसको बुक कर लो, ठीक है। ले जी इम्पॉर्टेंट जिसका इंतज़ार था वो आ गया, लेकिन इसको पढ़ने के लिए ना असल में मैं ये कह देता ना, ये यहाँ पर 2 डॉट्स लगा लें तो फिर आपको समझ आ जाती। यहाँ पर 2 डॉट्स हैं और ये पार्ट ए है, एक ये हिस्सा है और फिर उसके बाद ये दूसरा ये हिस्सा है, ठीक है जी। अंडर न्यू लेजिस्लेशन
अंडर यहीं पे कर देता हूँ फिर। अब वहाँ तो बोर्ड, भाई बोर्ड साफ करवा दो यार, चलो आप रहने दो फिर, अब यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा जी, क्या कहता है जी, अंडर न्यू लेजिस्लेशन एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फिट स्मोक फिल्टर्स टू इट्स फैक्ट्रीज बाय 30 जून X1। 30 जून X1 तक इन्होंने इंस्टॉल करने स्मोक फिल्टर्स। एंटिटी हैज़ नॉट फिटेड स्मोक फिल्टर्स एज एट 31 दिसंबर X0 एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। यानी कि कहानी कुछ इस तरह से है कि हमारा 31 दिसंबर X0 है ये, और हमारा 31 दिसंबर X1 है ये। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फिट स्मोक फिल्टर बाय दिस डेट। फिट बाय क्या डेट है जी, बाय 30 जून, ठीक है जी, X1 सही है। तो इस दिन तक फिट कर देने हैं स्मोक फिल्टर्स। यहाँ पे खड़े होकर सवाल कहता है 31 दिसंबर X0 तक कंपनी ने स्मोक फिल्टर्स फिट नहीं किए, ठीक है जी। नॉट फिटेड, नॉट फिटे नहीं, नॉट फिटेड। अब अगर इन्होंने यहाँ पर स्मोक फिल्टर्स फिट नहीं किए तो क्या खुद को स्मोक फिल्टर्स के लिए लायबल फील करने लग जाए? एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फिट स्मोक फिल्टर्स बाय 30 जून। क्या स्मोक फिल्टर्स फिट कर दिए? फिट करेंगे तो फिट करने के लिए लायबल फील करेंगे, ठीक है। नो लायबिलिटी, नो लायबिलिटी। अभी आगे आओ, नो ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन, एक मिनट, नो ऑब्लिगेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फिल्टर्स। अब बात समझ आती है थोड़ी सी और। नो ऑब्लिगेशन फॉर फिटर्स नहीं, फिल्टर्स, तुसी कहो फिटर्स के लिए नहीं, फिल्टर्स। हमने 31 दिसंबर X0 तक स्मोक फिल्टर फिट नहीं किए तो स्मोक फिल्टर्स की कॉस्ट के लिए खुद को लायबल फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आगे बढ़ो, अगली बात दरमियानी बातें बाद में पढ़ते हैं, दरमियानी बातें बाद में, फिलहाल सिर्फ मैं सारा सवाल पढ़ा दूं। बी पार्ट कहता है एट 31 दिसंबर X1 द कंपनी इज सोड हीट। कंपनी इज, ये ऐसे पढ़ना है असल में, ये ऐसे पढ़ना है। द एंटिटी हैज नॉट फिटेड स्मोक फिल्टर्स एट 31 दिसंबर। द एंटिटी हैज नॉट फिटेड स्मोक फिल्टर एट डीट कंपनी। डीट कंपनी कि उन्होंने 31 दिसंबर X1 तक भी नॉट फिटेड। हाँ जी, अब तो फंस गए, अब तो फंस गए, अब तो मारे गए, अब तो ऑब्लिगेशन होगी। क्या गलती से नो लिख दिया मैंने, क्या हुआ? रोक क्यों नहीं रहे मुझे आप लोग? नो ऑब्लिगेशन फॉर, नो ऑब्लिगेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फिल्टर्स, ये गलत लिख गया। नो नहीं भाई, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए भाई। स्मोक फिल्टर्स फिट किए तो क्या उसके लिए लायबल फील कर सकता हूं? अब यहां पर आके वो कॉन्सेप्ट जो आपको कल या परसों मैंने बोला था, बड़ा अहम, जब भी कभी प्रोविजन लायबिलिटी बुक करने की बारी आए ना, जब भी कभी ये बात आए कि लायबिलिटी बुक करनी है या नहीं, तो एक आसान तरीका बता रहा हूँ, ये सोच लिया करो अगर आज बिजनेस बंद कर दें तो क्या ये अवॉइड हो सकती है? मैंने स्मोक फिल्टर फिट नहीं किए, हुकूमत के बंदे आ गए तो तुमने स्मोक फिल्टर फिट नहीं किए, नहीं कहा यार मैं कारोबार ही बंद कर, मैं जा रहा हूँ यार, मैं कारोबार ही बंद कर रहा हूँ, कारोबार बंद कर दिया। वो क्या कहेंगे? नहीं, फैक्ट्री बंद भी कर रहे हो ना, स्मोक फिल्टर लगा के बंद करो। ऐसी कोई बात नहीं होती, बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कॉलेज वालों के ऊपर फाइबर वाली कैंटीन है, हुकूमत ने आगे कहा नहीं ईंटों वाली बनाए, 30 जून तक बना लें। कॉलेज वालों ने X0 तक भी नहीं बनाई और X1 तक भी नहीं बनाई। अब क्या करें? वो 1 करोड़ रुपया मिसाल के तौर पे अगर कैंटीन की कंस्ट्रक्शन में लगना है, ईंटें, बजरी, सीमेंट, लेंटर, पता नहीं क्या कुछ होता है, ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए के लिए खुद को लायबल फील करे अगर यहाँ पर भी नहीं बनी, नहीं बनी। हुकूमत वाले आके कॉलेज बंद करो तो क्या पहले कहेंगे एक महीना रुक जाए, सिर्फ हम कैंटीन बना लें फिर हम बंद कर देंगे? क्या ऐसा होगा?
नहीं, स्मोक फिल्टर्स जब तक फिट नहीं होते तब तक हमने उनके लिए खुद को लायबल फील, ये कब लायबल फील करते, जब यहाँ पे फिट हो गए हैं, उसके पैसे देने होते, ये तो पेबल ही बन जाती, लायबिलिटी बन जाती। पास्ट इवेंट क्या है स्मोक फिल्टर के लिए? पास्ट इवेंट क्या है? स्मोक फिल्टर का फिट होना, जो कि हो ही नहीं पा रहा। लेकिन जब दूसरे साल में पहुंचे तो यहां से ऑनवर्ड्स लॉ ब्रेक होने लग गया। यहां से ऑनवर्ड्स मैक्सिमम क्या होगा, हुकूमत वाले इस दिन आकर कहेंगे ओ तुमने फिल्टर नहीं लगाया, हम कहेंगे यार हम तो वैसे ही बंद कर रहे हैं। ठीक है बंद करो, लेकिन फाइन दे दो 6 महीने। तुमने 6 महीने तक लॉ ब्रीच किया है। इसमें भी वो आगे एक बात करेंगे, वो बाद में देखते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत गुंजाइश हो तो इसको भी माफ कर देते हैं वो, खैर चले छोड़ें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो 6 महीने से आपने जो 6 महीने से लॉ ब्रेक किया है, इसकी पेनल्टी जो आपको पड़ सकती है उसका रिलायबल एस्टीमेट लगाओ। कितना कुछ जुर्माना, मतलब हो सकता है ना वो कहें 1 लाख, ये 1 करोड़ रुपए का फिट होना था और हुकूमत ने कहा था अगर फिटिंग ना हुई तो हर महीने का 1 लाख जुर्माना। अब यहां खड़े होकर स्मोक फिल्टर फिट नहीं हुए तो 1 करोड़ के लिए खुद को लायबल फील नहीं करेंगे, उसकी प्रोविजन बुक नहीं करनी। लेकिन 6 महीने का 6 लाख बनता है तो 6 लाख के लिए तो एक्सपेंस डेबिट, फाइन की प्रोविजन क्रेडिट कर लो। फाइन डेबिट, प्रोविजन फॉर फाइन क्रेडिट, और सही है ना। अच्छा, ये मैं प्रोविजन क्यों कह रहा हूँ, तो यार हो सकता है वो आकर थोड़ी माफ़ी दे दें। वो जो कह रहे हैं ना रिलायबल एस्टीमेट लगाओ, तो वो ये बात ही देख रहे होंगे हम, अच्छा यार वो गुजरों की फैक्ट्री में भी आए थे, अच्छा चौधरियों की तरफ भी आए थे, अच्छा मलकों के घर भी आए हुए थे, वो उधर उनके साथ ही फैक्ट्री है, वो किसी को 5 लाख कर रहे हैं, 4 लाख, 4 से 5 लाख ही जुर्माना कर रहे हैं, 6 लाख किसी को भी नहीं किया। अब ये क्या है, एक रिलायबल एस्टीमेट जैसे बना रहे हैं हम, ठीक है, तो ये सोच कर लें। या यूं भी हो सकता है नहीं बस आते हैं डरा डरू के जा रहे हैं, जुर्माना कोई नहीं कर रहे, तो फिर ना बुक करो। लेकिन अगर करनी भी है इस साल के एंड पर तो फाइन की भी प्रोविजन बुक नहीं होनी, क्योंकि अभी तक कोई लॉ ब्रीच नहीं हुआ। इस साल के एंड पर स्मोक फिल्टर की तो अभी भी बुक नहीं करनी, क्योंकि कंपनी हैज नॉट फिटेड स्मोक। अगर वो कहता कंपनी हैज फिटेड स्मोक फिल्टर तो फिर उसके पैसे देने पड़ने थे, अगर नहीं दिए होगा, दे दिए तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था। लेकिन फाइन की प्रोविजन बुक इसलिए करनी है कि 30 जून के बाद से आप ये फाइन जो है, ये लॉ जो है, ये तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 6 मंथ फाइन, 6 मंथ फाइन प्रोविजन इज बुक्ड। असल में ना सवाल के अंदर ज़रा ये स्टैंडर्ड की ओरिजिनल एग्जांपल्स हैं, सॉल्यूशन देखकर पता लगा था कि क्वेश्चन ये है। बाय द वे मैं सही बता रहा हूँ, ये इस तरह से डॉट लगेंगे, ये ए और बी बनेगा, बीच में जवाब घुसे होते हैं ना, तो परिचय में सवाल ऐसे नहीं आता। खैर चलें, बहरहाल अब ज़रा पढ़ते हैं। अंडर न्यू लॉ एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फिट स्मोक फिल्टर बाय 30 जून X1, द एंटिटी हैज नॉट फिटेड स्मोक फिल्टर्स बाय 31 दिसंबर X0। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट क्या है जी? देयर इज नो ऑब्लिगेशन, देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट हैज अकर्ड। ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या होता? फिटिंग ऑफ स्मोक फिल्टर। ना वो हुआ, ना ही ऑब्लिगेटिंग इवेंट दूसरा हुआ है कि आपका लॉ ब्रेक होना चाहिए, वो अगले साल होना है। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेशन, बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट आइदर फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग स्मोक फिल्टर्स और फॉर फाइन्स अंडर द लेजिस्लेशन। ठीक है, कंक्लूजन, नो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग। लेकिन ये ऐसे नहीं कंक्लूजन करना लिखते, वो जो तरीका आपको सिखाया हम तो ऐसे लिखते हैं। तो हम तो इसका जवाब यूं लिखेंगे कि देयर द कंपनी शैल नॉट रिकॉर्ड एनी प्रोविजन एज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फिटिंग ऑफ स्मोक फिल्टर और फाइन पेनल्टी। तो हमने एक जुमले में ये बात कर दी, बार ने जैसे लिखा पढ़ ले फिलहाल। नो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड फॉर कॉस्ट ऑफ फिटिंग द स्मोक फिल्टर्स। ठीक है, और फिर वो कहता है 30 जून X1 पर भी उन्होंने नहीं किया रिकॉर्ड, तो देयर इज स्टिल नो ऑब्लिगेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फिटिंग स्मोक फिल्टर्स बिकॉज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट हैज अकर्ड, यानी कि फिटिंग ऑफ फिल्टर्स तो हुआ ही नहीं। ठीक है, however an obligation might arise to pay fines or penalties under the law because obligating event has occurred, the non compliance of operation of factory, non compliant operation of factory मतलब बगैर स्मोक फिल्टर लगाए 6 महीने चलाते रहे, non compliant operations of factory। तो ये क्या है, ये आपने मतलब लॉ तोड़ दिया, पेनल्टी के लिए तैयार हैं, इसकी आप प्रोविजन बना सकते हैं। तो
assessment of probability of incurring fines by non-compliant depends on details of legislation and stringency, सख्ती of the enforcement regime, कितने सख्ती से वो कर रहे हैं। तो ये उसने ऐसी एक बात कर दी कि असेसमेंट कर लें। बहरहाल नो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड फॉर कॉस्ट ऑफ फिटिंग स्मोक फिल्टर, हाउएवर अ प्रोविजन इज रिकॉर्डेड फॉर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एनी फाइन पेनल्टी दैट आर मोर लाइकली देन नॉट टू बी इम्पोज। मोर लाइकली देन नॉट का क्या कहा था आपको, क्या होता है ये, प्रोबेबल। ये प्रोबेबल का दूसरा लफ्ज़ है, ठीक है। तो जवाब भी स्टैंडर्ड ने खुद ही साथ में ही दिया हुआ है, ठीक है जी। बात समझ आती है? अब समझ आई बात की, वो अब समझ आई बात की। अब अगले सवाल में क्या कहता है, हुकूमत ने कहा है मिसाल के तौर पे सारे, अब टैक्सेस काफ़ी चेंज हो गए ना, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे इस बजट के आने के बाद हुकूमत ने ये कहा है कि हर बैंक वाला जो है, हर नॉन फाइलर, चुप कर जा, हर बैंक वाला जो है वो अपने सारे स्टाफ को ट्रेन करे। अब एक बैंक जो है उसकी कोई लेट से 200 ब्रांचेज हैं। अब उस बैंक का मालिक जो है उसने एफबीआर के चेयरमैन से बात की कि जी आप आएँ और आप हमारे स्टाफ को, तकरीबन कोई ये 2000 बंदों का स्टाफ है, आप इसे ट्रेन कर दें, ठीक है। तो चेयरमैन साहब ने कहा ठीक है, लेकिन उनको हमने फिर जो फ़ीस पे करने का सोचा वो लेट से 2 करोड़ थी। अब ईयर एंड आ गया, 31 दिसंबर शाम को घर जा रहा है वो बैंक का ओनर, घर पे जाते हुए वो सोच रहा है कि ट्रेनर साहब ने आना है, अब ये आए नहीं है। 31 दिसंबर पे ही आज 31 दिसंबर 2023 पे ही खड़े होकर क्या करूं, मैं प्रोविज़न बुक कर ना लूँ, प्रोविज़न बुक कर ना लूँ। पास्ट इवेंट क्या है, पास्ट इवेंट होता ट्रेनिंग, ट्रेनिंग हुई नहीं, कोई पास्ट इवेंट नहीं है, तो कोई प्रोविज़न, बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्मोक फिल्टर्स फिट नहीं हुए थे, ऐसे ही अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, इसलिए कोई प्रोविज़न बुक नहीं करनी। पढ़ो। Government introduces a number of changes in income tax system. As a result of these changes, an entity in the financial services sector, bank, will need to retrain a large proportion of admin and sales workforce in order to ensure continued compliance with financial services regulation. At the end of reporting period, Chairman Saab has not come and no training of staff has taken place. अब क्या ख्याल है जी, जवाब क्या लिखेंगे? There is no obligation because no obligating event जो कि retraining है has taken place, therefore no provision is recorded. सही है। उसके बाद आपको एग्जांपल दी थी 11A, ये भी बहुत इजी है। आपने थर्मस देखिए कभी, थर्मस, अब बन गई थर्मस, ठीक है। इस थर्मस के, प्लीज़ बेटा, इस थर्मस के अंदर वाली साइड पर एक शीशा सा लगा होता है, ठीक है जी। ये शीशा जो है इस थर्मस के अंदर मौजूद चाय को गर्म रखने के लिए, ठीक है जी। अब अगर ये थर्मस 10 साल चलनी है तो ये शीशा शायद हर 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद चेंज, 5 साल ज़्यादा हो गए, ठीक है। ये थर्मस तो आपकी अम्मी के जहेज़ की है, ठीक है। अब आप माशाल्लाह 25 साल के हो गए हैं, ठीक है। तो आपको नहीं कह रहा, अगर कोई 24.5 का है तो कोई बात नहीं, माफ़ कर दो मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो वैसे मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये थर्मस तो तभी की है। अब मिसाल के तौर पे ये थर्मस की जो लाइफ है, बनाने वाले ने वो बनाई है 25 साल की एज के लिए, 25 साल इस तक ये चल सकती है। लेकिन ये जो फर्नेस है, फर्नेस, इस फर्नेस को तो हो सकता है आपको हर 5 साल के बाद बदलना पड़े, ठीक है। फर्नेस, सॉरी, ये शीशे को। ऐसे ही इस एग्जाम्पल के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फर्नेस। फर्नेस कहते हैं भट्टी को, भट्टी, पट्टी नहीं, भट्टी, ईंटों की भट्टी जैसे होती है, उस फर्नेस के अंदर ऐसे ही एक लाइनिंग होती है। अब फर्नेस जो है, वो जो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो तो सेम रहती है, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो लाइनिंग है वो हर कुछ साल के बाद आपको तब्दील करवानी पड़ती है, ठीक है। अब मेरा सवाल, आपकी फर्नेस हर 3 साल बाद चेंज होती है, ठीक है जी। आप अभी 2 साल गुजर चुके हैं, यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आपने फर्नेस को चेंज करवाना है। यहाँ खड़े होकर क्या
उसकी ऑब्लिगेशन बुक कर लें। क्यों? जब तक ये फ्यूचर रिपेयर कहते हैं इसको, फ्यूचर में ये काम हो ना जाए तब तक आप ये कर नहीं सकते, इसकी प्रोविजन तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मिलती जुलती एग्जांपल्स हैं, इसीलिए इकट्ठी करवा रहा हूँ, ठीक है। ज़रा पढ़ें, समझ आ गई इस बात की कि एक होती है फर्नेस और एक उसके अंदर लाइनिंग, एक होती है थर्मस और एक उसके अंदर होता है शीशा। ओके, तो थर्मस की ज़िंदगी ज़्यादा है, शीशे की ज़िंदगी कम है। तो हम हर 5 साल बाद ये शीशा चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे अब्बा के मेहमानों को भी गर्म चाय मिलती थी, हमारे मेहमानों को भी गर्म चाय मिलती रहे और फिर हमारे बच्चों के मेहमानों को भी गर्म चाय मिलती रहे। तो इसलिए हर 5 साल बाद इसकी आपने लाइनिंग, इसका शीशा आपने चेंज करते रहना है, ठीक है। नस्ल दर नस्ल साथ इस थर्मस का आपके साथ जी। अ फर्नेस हैज अ लाइनिंग दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी 5 years फॉर टेक्निकल रीजंस। मैंने तो आपको रीजंस बता दी, लेकिन उन्होंने कहा टेक्निकल रीजन वैसे इसको चेंज करना ही पड़ता है, ठीक है, जो भी हो जाए। एट द मैंने चाय गर्म रखने की बोला जी। एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड द लाइनिंग हैज बीन इन यूज फॉर 3 years। हाँ जी, अब सवाल मेरा आपसे ये है, हर 5 साल के बाद फर्नेस ने चेंज होना है, 3 साल गुजर चुके हैं, प्रोविजन बुक कर लें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, प्रोविजन बुक नहीं कर सकते। प्रोविजन बुक नहीं करनी क्योंकि ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है? फर्नेस का चेंज, वो अभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड। लेकिन एक बात ना उसने आगे कुछ कर दी अजीब सी, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे 100 रुपये का हमारा एक एसेट है, एसेट पता नहीं कितने का है, ठीक है, और 1 2 कितने साल, 5 साल बोले, लो 5 साल हो गए पूरे। अच्छा जी, आज हमने इस फर्नेस की लाइनिंग करवाई है 100 रुपये में, ठीक है। तो हमने इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना होता है, तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हमने कर दिया 100 रुपये से इधर। अब अगले 5 साल तक भाई थर्मस की लाइफ वैसे 25 साल है, उसको 25 साल पे डेप्रिशिएट करना, आपने FR 1 के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। एक हवाई जहाज़ है, उसके इंजन की लाइफ और है, उसकी बॉडी की लाइफ और है, उसकी सीटों की लाइफ और है। एक थर्मस है, उसकी बॉडी की लाइफ और है, शीशे की लाइफ और है। एक फर्नेस है, उसकी बॉडी की लाइफ, उसकी कंस्ट्रक्शन की, उसकी बिल्डिंग की, वो जो फर्नेस है उसकी लाइफ और है, उसकी लाइनिंग की लाइफ और है। लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं, ये बहरहाल ये कोई एक्सपेंस तो नहीं है कि P&L में डाल दें, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बस, ठीक है। फर्नेस जो है वो 25 साल पर डेप्रिशिएट करते रहोगे, इस शीशे को, इस लाइनिंग को 5 साल पर डेप्रिशिएट कर लेना। अब होगा क्या? डेप्रीसिएशन जो है वो 20 रुपये की, फिर डेप्रीसिएशन 20 रुपये की, फिर डेप्रीसिएशन, हर साल एंट्री हो रही है, डेप्शन डेबिट अक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट, डेप्शन डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट, और 5वें साल का एंड आ गया। अब जब 5वें साल का एंड आएगा तो आपकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन के अंदर कितनी डेप्शन इकट्ठी हो चुकी होगी? 100। आप उस 100 को करोगे डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, और एसेट को कर दोगे क्रेडिट। ये तरीका होता है इसका, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, ये तो कोई नहीं कैश कुछ तो नहीं आता ना, बस ठीक है, हो सकता है वो ऐसे पेंट सा होता हो, ये लाइनिंग है ना, पेंट होता हो, और 10 साल बाद वो पेंट खत्म है, फिर नया करना पड़े। मेजर इंस्पेक्शन आगे आ रही है, ओवरऑलिंग जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वो इसके बाद आ रही है। पढ़ा हुआ FR 1 में मिलती जुलती चीज़ें आप पढ़ी, ठीक है। इस दिन आपने क्या करना है? पुरानी लाइनिंग को आपने क्रेडिट कर देना है एसेट में से, ठीक है। और मिसाल के तौर पे नई लाइनिंग जो है वो आपकी अब बन गई, लेट से आजकल लाइनिंग जो है वो 120 की हो रही है, तो आप यहाँ पे 120 से एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कर दोगे, और फिर ये कहानी चल पड़ेगी, चल पड़ेगी, चल पड़ेगी, एंड सो ऑन। ये बात ना उसने यहाँ लिखने की कोशिश की है, ज़रा इस जुमले में देखें। इसको याद करवाता हूँ मैं, कितना याद करना, लेकिन फिलहाल पढ़ लें ज़रा। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग लाइनिंग इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड नो ऑब्लिगेशन टू रिप्लेस लाइनिंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ कंपनीज फ्यूचर एक्शन। यानी आज बिजनेस बंद कर दें तो क्या लाइनिंग करवा के बंद करना है? सादा बात मैंने कही थी पहले, ठीक है। इवन द इंटेंशन टू इनकर एक्सपेंडिचर ऑन द कंपनी डिक्लाइनिंग टू कंटिन्यू डिसाइडिंग टू कंटिन्यू ऑपरेशन फर्नेस टू रिप्लेस, वो कहता है चाहे उनकी इंटेंशन भी यही है भाई, इंटेंशन की बेसिस पे लाइबिलिटी बुक कर लेनी, आज बिजनेस बंद करो तो लाइनिंग करा के बंद करोगे, हद हो गई। इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ लाइनिंग टेक्स अकाउंट ऑफ इट्स कंजम्पशन, इट इज डेप्रिसिएटेड ओवर 5 years। द रीलाइनिंग कॉस्ट देन इनकर्ड आर कैपिटलाइज्ड विद कंजम्पशन ऑफ ईच न्यू लाइनिंग शोन बाय डेप्रिसिएशन ओवर द सब्सिक्वेंट 5 years। ये वाली बात लिखी हुई थी जो मैंने यहाँ पर आपको ऐसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसमें से आप कितना को याद कर लें, कुछ याद करना। अच्छा, ये याद नहीं करना बेसिकली, इस जैसा कोई सवाल आ जाए तो
कैसे याद करेंगे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग लाइनिंग इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड नो ऑब्लिगेशन टू रिप्लेस लाइनिंग एग्जिस्ट। पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ आया था सही तरह से, जान दो। लाइनिंग, हाँ ये ठीक है। यहाँ से फिर शुरू कर दो। इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ लाइनिंग टेक्स अकाउंट, ये फिर मुश्किल हो रहा है, एक मिनट। इंस्टेड ऑफ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ लाइनिंग ओवर 5 years, जुमला नहीं बन रहा, चलो खुद बना लेंगे। डेप्रिसिएशन इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन, चलो शुरू करते हैं ना, फिर देखें। इंस्टेड ऑफ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ लाइनिंग ओवर 5 years, बस ठीक है, इसको सीधा कर लेंगे। द रीलाइनिंग कॉस्ट देन इनकर्ड विद द कंजम्पशन ऑफ, चलने दो इसको, सारा ही आने दो, दैट इज इट इज़ डेप्रिशिएट ओवर 5 years, ये भी ठीक है वैसे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड इट इज़ डेप्रिशिएट, यहाँ से काट दो, लो आसान हो गया। फिर ये जुमला इसलिए मैं कम करवा रहा हूँ, देखें पहले स्टैंडर्ड साथ जाते थे, ये सारी बीच में मौजूद होती थी, तो ओपन करके बच्चा देख लेता था, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब इसको याद कर लेना है। ये किस लिए मैं कह रहा हूँ याद कर लेना है, इस जैसा कोई सवाल आ जाता है तो बस ये आपको तरीका याद होगा, वो लाइनिंग कह देगा फर्नेस की, वो कोई और चीज़ भी इस तरह की मिलती जुलती कह देगा, तो आप लिख सकोगे, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड इट इज़ डेप्रिशिएट ओवर 5 years, ठीक है। और द रीलाइनिंग, बल्कि एक और इसको भी सीधा कर लें। इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड द डेप्रिसिएशन ऑफ लाइनिंग इज रिकॉर्डेड। चलो अब तो सीधा हो ही गया ना। ये आपको याद करने के लिए जुमला लिख कर दे रहा हूँ, बस यहाँ से याद कर लेना, ठीक है जी। इज बीइंग रिकॉर्डेड, इसको भी काट, ठीक है जी, ओवर 5 years। लो जी जुमला सीधा हो गया। इंस्टेड ऑफ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ लाइनिंग इज रिकॉर्डेड ओवर 5 years, ठीक हो गया। अगली बात भी याद रख लो, द रीलाइनिंग कॉस्ट देन इनकर्ड इज कैपिटलाइज्ड, ठीक है जी, देन इनकर्ड इज कैपिटलाइज्ड, जी ये ठीक है। द रीलाइनिंग कॉस्ट देन इनकर्ड एंड कैपिटलाइज्ड इज डेप्रिशिएटेड ओवर सब्सिक्वेंट 5 years। लो जी आपका जुमला तैयार है, इसको अब आप कम से कम इसको तो याद फरमा लीजिएगा, ठीक है जी। अब ये इतना सा जुमला है, इसको आपने याद कर लेना है, बल्कि यहाँ से पढ़ लें, यहाँ से भी दिस, ठहर जाओ, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज नो पास्ट इवेंट। इस जैसा कोई भी सवाल अब आएगा इंशाल्लाह आप कर लेंगे। नो पास्ट इवेंट हैज़ अकर्ड, ठीक है जी। देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज नो पास्ट इवेंट हैज़ अकर्ड। उसके बाद फिर आपने ये अगला काम ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है जी। इसकी पिक्चर ले लें आप। द रीलाइनिंग कॉस्ट देन इनकर्ड आर कैपिटलाइज्ड एंड डेप्रिशिएटेड, चलो एंड कर दो इसको, एंड डेप्रिशिएटेड ओवर, ज़रा बेहतर हो गया। जी सही है, कर लोगे याद, अब ये तो कर ही लेना। चलें जी भाई, उस जैसा ही एक और आगे कॉन्सेप्ट है, रिफर्बिशमेंट कॉस्ट या ओवरऑलिंग की कॉस्ट, पार्ट 2 शुरू कर लें आप।